given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ओम प्रकाश बुरानिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दईदास नौहर में कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा शक्ति, सत्ता, औचित्यपूर्णता के बारे में अध्ययन किया। आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सत्ता। जब तक सत्ता पढ़े उससे पहले कि जीवन एक चैलेंज है, जीवन का हर दिन चुनौतियों से भरा होता है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो एक छोटी मोटी कठिनाई की परवाह किए बिना अपने आप को अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए जाना है। ठोकर खाकर हर एक चीज टूटती है, लेकिन एक काबिलियत ही ऐसी है जो ठोकर खाकर मिलती है। अगर आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, काबिलियत हासिल करनी है, तो कुछ करके दिखाओ। शेर जंगल का राजा यूं ही नहीं कहलाता, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं होता। तो इसलिए जिंदगी में छोटी मोटी समस्याओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पुनः आपका स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल ओम प्रकाश बुरानिया चैनल पर। आज का अपना नया टॉपिक है सत्ता, अथॉरिटी। सत्ता क्या है, शक्ति और सत्ता में क्या संबंध है, इन्हीं बातों का आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। प्राचीन टाइम में जहां राजतंत्र था, राजतंत्र में शक्ति महत्वपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता स्वीकृति पर आधारित होती है, सत्ता सहमति पर आधारित होती है, जबकि शक्ति बलपूर्वक होती है या थोपी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि अगर शक्ति प्लस वैधता, शक्ति के साथ वैधता जोड़ दी जाए तो वह सत्ता बन जाती है। यानी वैध शक्ति हमेशा सत्ता बनती है, कानूनी या औचित्यपूर्ण शक्ति हमेशा सत्ता बनती है। अगर सत्ता का थोड़ा सा इतिहास देखा जाए तो राजतंत्र में शक्ति महत्वपूर्ण थी, शक्ति महत्वपूर्ण थी, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र का शासन सहमति पर टिका हुआ है, लोगों की इच्छा पर होता है, लोगों की सहमति पर होता है, लोगों की स्वीकृति पर होता है। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता होती है, राजतंत्र में शक्ति होती है, और शक्ति में जब वैधता जोड़ दी जाए तो वह सत्ता बन जाती है। अगर देखा जाए तो राजतंत्र रूपी शरीर में राज व्यवस्था रूपी शरीर में सत्ता आत्मा कहलाती है, आत्मा कहलाती है। यानी राज व्यवस्था में जो स्थान शरीर में आत्मा का होता है, वही स्थान राज व्यवस्था में सत्ता का होता है। यानी राज व्यवस्था रूपी शरीर में
सत्ता शरीर की आत्मा कहलाती है। जो शरीर में आत्मा का स्थान है वह राजव्यवस्था में सत्ता का स्थान माना जाता है। सत्ता एक संवैधानिक साधन है। संवैधानिक साधन है। सत्ता हमेशा सहमति से होती है। सहमति से प्राप्त करते हैं। सत्ता सीमित होती है। सीमित क्योंकि संवैधानिक होती है। संवैधानिक होती है। संवैधानिक वस्तुएं हमेशा सीमित होती है, कभी भी असीमित नहीं होती है। इसलिए वर्तमान में जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हो रहा है, सत्ता का भी विकास हो रहा है। सत्ता की सामान्य जानकारी के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सत्ता की परिभाषा। अथॉरिटी यानी सत्ता क्या है। सत्ता की परिभाषा। सत्ता की परिभाषा देखी जाए तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। पहली परिभाषा है बायरस्टेड। हमने शक्ति की परिभाषा बोली थी बायरस्टेड में। शक्ति में उन्होंने कहा शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो यह है सत्ता शक्ति का संस्थात्मक अधिकार है। संस्थात्मक अधिकार है। बायरस्टेड ने क्या कहा? सत्ता शक्ति का संस्थात्मक अधिकार है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा बायरस्टेड की है। दूसरी परिभाषा अगर देखी जाए तो हेनरी फ्योल ने सत्ता आदेश देने का अधिकार है। आदेश देने का अधिकार है। वह आदेशों के पालन कराने की शक्ति है। हेनरी फ्योल ने क्या कहा? सत्ता क्या है? सत्ता आदेश देने का अधिकार है, आदेशों का पालन कराने की शक्ति है। बायरस्टेड ने क्या कहा? सत्ता शक्ति का संस्थात्मक अधिकार है, यानी सत्ता शक्ति का संस्थात्मक अधिकार है। बायरस्टेड ने कहा। हेनरी फ्योल ने क्या कहा? सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेशों के पालन कराने की शक्ति है। ये दो परिभाषाएं सत्ता की दो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। सत्ता को क्यों मानते हैं? सत्ता क्यों प्राप्त करते हैं? सत्ता को मानने प्राप्त करने का आधार क्या है? यानी सत्ता प्राप्ति का आधार। सत्ता प्राप्ति का आधार। सत्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है? सत्ता प्राप्ति के कौन कौन से आधार है? अगर सत्ता प्राप्ति के आधार देखा जाए तो 4 आधारों की अब यहां चर्चा करते हैं। सत्ता प्राप्ति के आधार: नंबर 1 सहमति, नंबर 2 एकरूपता, सहमति, नंबर 2 एकरूपता, नंबर 3
आज्ञाकारिता या दानशीलता। नंबर 3 लोकहित, तीसरा है लोकहित, लोकहित, और चौथा है दबाव, दबाव। सत्ता के 4 आधार माने गए हैं। नंबर 1 है सहमति, नंबर 2 एकरूपता, नंबर 3 लोकहित, नंबर 4 दबाव। सत्ता प्राप्ति का पहला आधार है सहमति। सहमति क्या? उच्चस्थ, उच्चस्थ द्वारा, उच्चस्थ द्वारा निम्नस्थ को दी जाती है। यानी सहमति के द्वारा ये अधिकार, ये कर्तव्य उच्चस्थ अधिकारियों के द्वारा निम्नस्थ यानी अपने से छोटे को दिया जाता है। यह हमेशा सहमति पर आधारित होता है। सहमति जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, सत्ता का आधार उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा प्राप्त करेंगे। तो सत्ता प्राप्ति का पहला आधार है सहमति। सहमति क्या? उच्चस्थ के द्वारा निम्न को दिया जाता है और ये सहमति पर आधारित होता है। दूसरा जो आधार है वो है एकरूपता, यानी सभी के लिए समान, सभी के लिए समान नियम, नियम। सत्ता प्राप्ति का दूसरा आधार है एकरूपता। एकरूपता यानी समान, इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी संवैधानिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान जो सभी के लिए समान है, वो अवश्य ही सत्ता प्राप्ति का आधार माना जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप सड़क से ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवल के नियम सभी के लिए समान होंगे, यातायात के नियम सभी के लिए समान होंगे, तो सभी के लिए समान नियम एकरूपता पर आधारित है। इसलिए सत्ता प्राप्ति का दूसरा आधार है एकरूपता। तीसरा है लोकहित। लोकहित यानी जन कल्याण, लोकहित जन कल्याण। वर्तमान में देखा जाए तो कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्यों का विकास हो रहा है, कल्याणकारी राज्यों का विकास हो रहा है। कल्याणकारी राज्य लोक हित पर आधारित होते हैं, कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित होते हैं। और लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र की अवधारणा कल्याणकारी राज्य पर आधारित है, कल्याणकारी राज्य पर आधारित है। तो सत्ता प्राप्ति का तीसरा जो बिंदु है वो लोकहित, जनहित, लोक कल्याण, यानी सत्ता मानने का आधार क्या है? ऐसी बातें, वे प्रावधान जो लोगों के कल्याण के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, लोगों की अच्छाई के लिए हो, ऐसी बातों को मानने में आसानी होती है। ऐसे आदेशों को आसानी से पालन किया जा सकता है क्योंकि ये लोकहित पर आधारित होते हैं। आपको देखा जाए तो वर्तमान राज्य कल्याणकारी राज्य पर आधारित है। वर्तमान लोकतंत्र सकारात्मक लोकतंत्र है, यानी कल्याणकारी राज्य पर आधारित लोकतंत्र है। कल्याणकारी लोकतंत्र क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए विशेष प्रावधान, ये कल्याणकारी लोकतंत्र है। और सत्ता प्राप्ति का चौथा आधार है दबाव, दबाव। दबाव जहां ऊपर के तीनों तत्व नहीं होते हैं, कई बार दबाव इन तीनों तत्वों को छोड़कर महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। दबाव राजनीतिक हो सकता है, दबाव सामाजिक हो सकता है, दबाव सांस्कृतिक हो सकता है। तो दबाव इन तीनों को छोड़कर चौथा तत्व है। दबाव के आधार पर भी
सत्ता को प्राप्त करते हैं या सत्ता को मानते हैं, चाहे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो चाहे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो। दबाव, चाहे सामाजिक दबाव, चाहे राजनीतिक दबाव, चाहे आर्थिक दबाव, चाहे सांस्कृतिक दबाव, दबाव के द्वारा व्यक्तियों के से काम करवाया जाता है और एक हाँ करवाई जाती है। तो ये सत्ता प्राप्ति के 4 आधार हैं: सहमति, एकरूपता, लोकहित और चौथा दबाव। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सत्ता के प्रकार। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैक्स वेबर ने दिया हुआ है। मैक्स वेबर जो आधुनिक पॉलिटिक्स से संबंधित है, मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है सत्ता के प्रकार। किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार। सत्ता के प्रकार 3 अलग अलग प्रकार बताए हैं मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकार। पहला जो प्रकार है वो है परंपरागत सत्ता। पहला प्रकार है वो है परंपरागत सत्ता। दूसरा है करिश्माई सत्ता। दूसरा जो प्रकार है वो करिश्माई सत्ता। और तीसरा जो प्रकार है वो है कानूनी सत्ता। मैक्स वेबर ने सत्ता के अलग अलग 3 प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता और तीसरा है कानूनी सत्ता। नंबर 1, परंपरागत सत्ता क्या है? यह सत्ता वंश परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यह सत्ता वंश परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसमें स्वयं का कोई योगदान न हो तो ये परंपरा के आधार पर वह सत्ता मिल जाती है। उदाहरण भारत में गांधी परिवार सबसे बड़ा उदाहरण है। परंपरागत सत्ता कौन सी होती है? वह सत्ता जो वंश परंपरा से मिलती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है। स्वयं का चाहे योगदान नहीं है, उस परिवार में अगर कोई किसने जन्म ले लिया है या परिवार में नया मेंबर बन गया है तो वह सत्ता अपने आप ही मिल जाती है, उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। परंपरागत सत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण भारत में गांधी परिवार, जवाहरलाल नेहरू का परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। दूसरा है करिश्माई सत्ता, जैसे कि नाम से ही विदित है, करिश्मा यानी विशेष योग्यता, दक्षता, चतुराई, कुशलता। इनके आधार पर जो सत्ता प्राप्त की जा सकती है उन्हें करिश्माई सत्ता कहते हैं। कोई विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, जैसे योग गुरु रामदेव के पास जो सत्ता है करिश्माई सत्ता है। दक्षता, कोई काम करने में विशेष दक्ष है, दक्षता हासिल है, कुशल है, प्रवीण है, निपुण है। जैसे अगर खेलों में देखा जाए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली आदि का नाम आता है। चतुराई के आधार पर भी लोग कुछ सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। चतुराई से प्राप्त की हुई कुशलता, किसी काम में प्रवीण होना, दक्ष होना, कुशल होना भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। करिश्माई सत्ता, जैसे वर्तमान में भारत के पीएम श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, बाबा रामदेव
और देखा जाए तो विराट कोहली, मेजर ध्यानचंद हॉकी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, यानी विशेष दक्ष, योग्य, कुशल, विशेष योग्यता रखने वाले लोगों के पास जो सत्ता मिलती है वह करिश्माई सत्ता कहलाती है। तीसरी सत्ता है सबसे महत्वपूर्ण, कानूनी सत्ता। कानूनी सत्ता हम ये कहेंगे कुर्सी को सलाम, यह संविधान से मिलती है, यह संविधान यानी कानूनों से प्राप्त होती है। जैसे जिले में कलेक्टर, स्कूल में प्रिंसिपल, जो संवैधानिक संस्थान है उनका प्रमुख कानूनी सत्ता प्राप्त करता है। कानूनी सत्ता को कुर्सी को सलाम कहते हैं, जो संविधान से प्राप्त होती है, जिसमें वंश परंपरा करिश्मा का कोई योगदान नहीं होता है, जो नियमों के अनुसार होती है और जो हमेशा सीमित एक अपने दायरे में होती है। तो हमने पढ़ा सत्ता के 3 प्रकार, सत्ता के अलग अलग प्रकार। पहला कौन सा? परंपरागत सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता और नंबर 3 कानूनी सत्ता। ये हो गया सत्ता के अलग अलग प्रकार। शक्ति टॉपिक हमने पढ़ लिया है, सत्ता को भी पढ़ लिया है। अब देखा जाए तो शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है शक्ति और सत्ता में अंतर किसमें? एक तरफ शक्ति है, दूसरी तरफ सत्ता है। तो शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है? पहला अंतर, ये बल प्रयोग का साधन है, यानी शक्ति जबरदस्ती लागू की जा सकती है, जबकि सत्ता सहमति पर आधारित है। पहला अंतर, ये जबरदस्ती लागू की जा सकती है, जबकि सत्ता सहमति पर है। शक्ति अलोकतांत्रिक हो सकती है, अलोकतांत्रिक है, जबकि सत्ता हमेशा लोकतांत्रिक है। सत्ता क्या है? लोकतांत्रिक है। इसमें विरोध के बावजूद भी काम किया जा सकता है, जबकि ये स्वीकृति का साधन है। ये राजतंत्र में होती है और ये लोकतंत्र में होती है। लोकतंत्र का साधन, जबकि दोबारा बता दूं, अगर शक्ति के साथ वैधता जोड़ दी जाए तो वह सत्ता बन जाती है। शक्ति के साथ वैधता यानी औचित्यपूर्णता जोड़ दी जाए तो वह सत्ता बन जाती है। ये था डिफरेंस, शक्ति और सत्ता में अंतर।
नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए इस लेसन का अगला टॉपिक है वैधता या औचित्यपूर्णता। वैधता या औचित्यपूर्णता। वैधता क्या है? वैधता, औचित्य पूर्णता। वैधता क्या है? यह शब्द कहां से आया? एक शब्द था लेजिटिमस, LEGITIMUS, लेजिटिमस। लेजिटिमस ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। लेजिटिमस से लेजिटिमेसी, LEGITIMACY, लेजिटिमेसी ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है लेजिटिमेसी वैध। वैध यानी विश्वास पर आधारित, विश्वास पर आधारित। दोबारा बता दूं, लेजिटिमेसी जो शब्द है लेजिटिमस से आया। लेजिटिमस लैटिन भाषा का शब्द है। लेजिटिमस से किस में आ गया? लेजिटिमेसी में आ गया। लेजिटिमेसी अंग्रेजी का है। लेजिटिमेसी का अर्थ क्या है? वैध। वैध यानी कानूनी, कानूनी यानी औचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण यानी विश्वास पर आधारित। ठीक है। और लेजिटिमेसी को लॉफुल भी, LAWFUL लॉफुल भी कहा जाता है। लेजिटिमेसी को लॉफुल भी कहा जाता है। मध्यकाल में इसे लेजिटिमास, LEGITIMAS लेजिटिमिटास भी कहा जाता था, भी कहा जाता था। ये अर्थ है वैधता का। वैधता को इंग्लिश में लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी शब्द कहां से आया? लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? लेजिटिमस। लेजिटिमस से लेजिटिमेसी आया जिसका अर्थ है वैध, विश्वास पर आधारित, कानूनी या औचित्यपूर्ण। इसे लॉफुल भी कहा जाता है और मध्यकाल में इसे लेजिटिमिटास भी कहा जाता था। ये था लेजिटिमेस यानी वैधता का अर्थ। अगर देखा जाए वैधता क्या है, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। वैधता का निवास कहां होता है? वैधता का विकास कहां हुआ? इन बातों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। वैधता का निवास लोकतंत्र में होता है। वैधता का निवास लोकतंत्र में होता है। आपको फिर बता दूं, अगर शक्ति के साथ वैधता जोड़ दी जाए तो वह सत्ता बन जाती है। शक्ति के साथ वैधता या औचित्यपूर्णता जोड़ दी जाए तो वह सत्ता बन जाती है। वैधता, प्लेटो ने कहा वैधता न्याय पर आधारित होती है। वैधता न्याय पर आधारित होती है। किसने कहा?
प्लेटो ने कहा वैधता न्याय पर आधारित होती है। अरस्तु ने कहा वैधता संवैधानिक साधनों पर आधारित होती है। संवैधानिक साधनों पर आधारित होती है, यानी वैधता का निवास लोकतंत्र में होता है। वैधता का विकास कैसे हुआ, संक्षेप में पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है वैधता का विकास। वैधता का विकास कैसे हुआ पूरी दुनिया में देखा जाए तो प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कहा जहां न्याय होगा, न्याय के साथ वैधता का विकास होगा। प्लेटो ने क्या कहा, न्याय के साथ होगा। अरस्तु ने क्या कहा, संवैधानिक साधनों के साथ वैधता का विकास कहां होगा, संवैधानिक साधनों के साथ। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने भी अरस्तु की बात को दोहराया, संवैधानिक साधनों में सत्ता का विकास होता है। संवैधानिक साधनों में सत्ता का विकास होता है। प्लेटो ने कहा जहां न्याय होगा वहां वैधता का विकास होगा। अरस्तु ने कहा संवैधानिक साधनों में वैधता का विकास होगा। मार्सिलियो पेडुआ ने कहा अरस्तु का ही अनुसरण को किया, संवैधानिक साधनों में वैधता का विकास होगा। अगर देखा जाए मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन ने क्या कहा, जो ईश्वरीय राज्य में विश्वास करता है, उन्होंने इसे निम्न मानसिक प्रवृत्ति बताया, उसे निम्न मानसिक प्रवृत्ति। इसी बात का अनुसरण मैकियावली ने किया। मैकियावली ने भी निम्न मानसिक प्रवृत्ति को बताया। हीगल ने कहा शाश्वत चेतना के साथ वैधता का विकास होता है। हीगल के अनुसार वैधता का विकास कहां होता है, शाश्वत चेतना के अनुसार। और ग्रीन के अनुसार नैतिक चेतना, जहां नैतिक चेतना है वहां वैधता का विकास होगा। अगर भारतीय चिंतकों की बात की जाए तो मनु ने क्या कहा, राजा का न्यायपरायण होना, कोई भेदभाव नहीं करना। कौटिल्य ने क्या कहा, वैधता कहां रहती है, कौटिल्य ने कहा जो राजा विधि व धर्म का पालन करता है, मनु ने क्या कहा, न्यायपरायण होना, कोई भेदभाव नहीं करना। कौटिल्य के अनुसार वैधता का विकास कहां होगा, जहां राज्य विधि और धर्म के अनुसार चलता है वहां इसका विकास होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन ने कहा इच्छा न की बल राज्य का आधार माना जाता है। ग्रीन का कोटेशन, इच्छा न की बल राज्य का आधार माना जाता है। प्यारे बच्चों, ये औचित्यपूर्णता का छोटा सा टॉपिक
औचित्यपूर्णता का विकास जो हमने लास्ट पढ़ा अवश्य ही आपके समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि इसको बार बार दोहरान करें, वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।